गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर की एक बुक जिसे है समकालीन भारत और वर्तमान शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित कुछ वीडियो जिसमें कि ए पार्ट और बी पार्ट, जिसमें हमने वैदिक शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पूर्व में अध्ययन किया है। इसी के संबंध में इसी से जुड़ा हुआ थर्ड टॉपिक जो कि है मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम काल, जो कि 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक था, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा पार्ट थर्ड होगा। मुस्लिम कालीन शिक्षा, जैसा कि आपको पता है कि भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का आगमन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा है। इस समय जो शिक्षा के उद्देश्य होते थे वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। कोई भी धर्म चाहता था कि उसके धर्म का क्या हो, प्रचार प्रसार हो, इसी के लिए वह विभिन्न शिक्षण संस्थाएं बनाते थे। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोग भी चाहते थे कि भारत में मुस्लिम धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसलिए मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। दूसरा है सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य है अगर संसार में जितने भी भोग विलास की सुविधाएं हैं वो सभी क्या की जाए, अर्जित की जाए, पर वो तभी अर्जित हो सकती है जब आप शिक्षित होंगे। तो ये शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तीसरा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, परंतु इस समय जो नैतिक एवं चारित्रिक विकास की बात की गई है वो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग था। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में अभिवादन के लिए नमस्कार शब्द था, उस समय उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में अभिवादन के लिए सलाम, अस्सलाम वालेकुम, इस टाइप के शब्दों का उपयोग होने लगा। इसके बाद शिक्षा का चौथा उद्देश्य जो है वो है शासन के प्रति वफादारी। जो भी राजा हो, जो कि राज कर रहा हो, तो सभी व्यक्तियों को अपने राजा के प्रति वफादारी रखनी चाहिए थी। पांचवा जो है वो है इस समय जो भाषा चल रही थी वो अरबी और फारसी भाषा का विकास करना। क्यों? क्योंकि उर्दू का आगमन भारत के बाहर से हुआ है, तो उसके साथ ही दो मुख्य भाषाएं अरबी और फारसी का भी आगमन हुआ था। जब शिक्षा के उद्देश्य हम समझ जाते हैं तो इसी संबंध में हम शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। इस समय जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उस शिक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। एक था प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा ये इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों को केवल साधारण भाषा में जो सिखाया जाता था, जिसमें पढ़ना लिखना, साधारण सी गणित, अरबी, फारसी, उर्दू आदि शब्दों का बारे में कुछ अध्ययन कराया जाता था। अगर बच्चा चाहता है उच्च शिक्षा लेना तो उसमें फिर अरबी है, व्याकरण है, गद्य साहित्य, सामाजिक विषय, संगीत, चित्रकला इत्यादि शब्दों का इत्यादि विषयों पर गहनता से अध्ययन कराया जाता था। जब शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है तो इसी संबंध में हम देखते हैं कि उस समय जो शिक्षण विधियां थी वो क्या थी। उस समय जो शिक्षण विधियां मुख्य रूप से थी वो अनुकरण या अनुसरण भी कहा जा सकता है। अनुकरण अनुसरण का मतलब होता है कि जैसे जैसे शिक्षक करेगा बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे या उसका अनुसरण करेंगे। दूसरा है स्मरण। तीसरा है व्याख्यान। व्याख्यान वह विधि जिसमें शिक्षक के द्वारा एक्सप्लेन कर करके, व्याख्यान कर करके किसी भी बात को समझाया जाता था। तर्क है, वितर्क है एवं प्रश्नोत्तरी विधि, इन सभी शिक्षण विधियों का उपयोग उस समय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। जब शिक्षण विधियां हो गई तो उसके प्रकार से, जिस प्रकार से वैदिक काल और बौद्ध धर्म में हमने संस्कार के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम संस्कार या रस्म के नाम से इसको देख सकते हैं। सबसे पहली जो रस्म होती थी वो है बिस्मिल्लाह रस्म। मुस्लिम कालीन शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह रस्म से माना जाता था। जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाने पर उसकी माँ के द्वारा बच्चे को नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास शिक्षा के लिए लाया जाता था। जब मौलवी साहब के पास लाया जाता था उस समय मौलवी साहब कुरान की कुछ आयतें पढ़कर उस बच्चों को सुनाते थे और बच्चे को उसका अनुकरण करने के लिए कहते थे। पर अगर बच्चा उसका अनुकरण नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में भी मात्र केवल बिस्मिल्लाह कहकर भी शिक्षा का आरंभ किया जा सकता था। इसी प्रकार से इसी में हम आगे चलते हैं तो हमारा अगला जो आप देखने को आपको मिलेगा वो है शिक्षण अवधि या आयु। इस समय जो आयु थी केवल प्रारंभिक शिक्षा की आयु दे रखी है, अंतिम शिक्षा की आयु नहीं दे रखी है। इस समय जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की जा सकती थी। उस समय ये माना जाता था। इस समय जो शिक्षण संस्थान थे, जिस तरह से
इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें देखिए आप, अलग अलग शिक्षण संस्थान को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे गुरुकुल है, आश्रम है, मठ है, ठीक है। इसी प्रकार से इस समय मुस्लिम कालीन शिक्षण जो संस्थान थे उन्हें मदरसे या मकतबे कहा जाता था, मकतबे या मदरसे, जो कि बहुत ही वर्तमान समय तक भी इन्हीं शब्दों का उच्चारण आज भी किया जाता है। अगली चीज़ है शिक्षण का प्रशासन एवं वित्तीय व्यवस्था। किसी भी शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है उस शिक्षण संस्थान की वित्तीय व्यवस्था। उस समय मुस्लिम काल में जो शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सभी शिक्षण संस्थान आर्थिक तंगी से परेशान थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद भी नहीं मिलती थी। आर्थिक तंगी या अभाव के कारण कई शिक्षण संस्थान तो बंद हो गए थे। इसी के संपर्क में, इसी में हम देखते हैं तो हमारा लास्ट और अंतिम बिंदु जो है वो है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। यानी उस समय शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध किस प्रकार से रहे होंगे उसी के बारे में हम देखेंगे। इस समय जो शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध है वो बहुत ही मितव्ययतापूर्वक थे, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो शिक्षकों का सम्मान करते थे, सम्मान की नज़र से उनको देखा जाता था और शिक्षकों के द्वारा कही हुई बात का वो पूरी तरीके से आज्ञा पालन करते थे। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी ये इसका जो टॉपिक है प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि हमने 3 भागों में बांटा था। पहली वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा है बौद्ध कालीन शिक्षा और तीसरी है मुस्लिम कालीन शिक्षा। ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाता है। धन्यवाद।